देखो अपन इतिहास में क्या मौर्य साम्राज्य पे पहुंच गए थे। मौर्य और अपन ने क्या है मौर्यों के इतिहास के अपन को क्या है स्रोत पढ़ने थे। और इन स्रोतों में हमने क्या देखा था, दो टाइप के थे, साहित्यिक और पुरातात्विक। पुरातात्विक तो साहित्यिक स्रोत तो हमने देख लिए थे कि बौद्ध ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ हैं, फिर जो चाणक्य का अर्थशास्त्र है और जो मेगास्थनीज की इंडिका है, वो दो मेन साहित्यिक स्रोत हैं जिससे मौर्य काल की हमको जानकारी मिलती है। अब आप आते हैं अपन क्या है पुरातात्विक स्रोतों पर कि पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत क्या है। मौर्य काल के पुरातात्विक स्रोत, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन सीधा ही आएगा, मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी के स्रोतों पर टिप्पणी लिखिए। 50 शब्द में भी आ सकता है और 200 शब्द में भी आ सकता है। यदि 200 वर्ड में आएगा तो थोड़ा सा हमको बड़ा लिखना है। एक 100 शब्द में आप पुरातात्विक साक्ष्य को लिखोगे और 100 शब्दों में क्या लिखोगे अपन साहित्यिक साक्ष्य को। यदि केवल 50 शब्द आ गया कि मौर्यकालीन इतिहास के स्रोतों पर टिप्पणी लिखिए, तो आप केवल चार्ट बना के जाओगे तो में काम हो जाएगा, 50-60 शब्द हो जाएंगे अपने क्या कि साहित्यिक स्रोत में ये है और पुरातात्विक स्रोत में ये है। आप एक चार्ट टाइप का बना दोगे, आपका आंसर हो जाएगा। अलग से ही आ सकता है कि मौर्यकालीन के साहित्यिक स्रोतों पर टिप्पणी लिखिए या मौर्य काल की जानकारी के पुरातात्विक स्रोतों पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें कोई नहीं है, सीधा सीधा ही क्वेश्चन आएगा इसमें। अब देखो पुरातात्विक स्रोत में हमको अभिलेख मिलते हैं और अभिलेख भी 3 लोगों के अभिलेख मिले हैं। पहला है रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, अब देखो ये जो जूनागढ़ अभिलेख है ये मौर्यकालीन नहीं है। इसको किस नाम से जान रहे हैं, रुद्र दमन के अभिलेख से। और ये रुद्र दमन कौन है, ये रुद्र दमन एक शक शासक है जो भी बाद में आएगा। शक शासक है, मौर्यों के पतन के बाद शकों की सत्ता आएगी, बहुत बात की कहानी है। लेकिन इसका एक अभिलेख मिल रहा है जिससे मौर्य काल की जानकारी मिल रही है। और ये अभिलेख कहां पे है, गुजरात के जूनागढ़ में है। गुजरात के जूनागढ़ में है, जूनागढ़ के गिरनार, हाँ जूनागढ़ गिरनार पर्वत पर है, गिरनार पर्वत पे है। इस अभिलेख में पत्थर का अभिलेख है जिसमें क्या है मौर्य काल की जानकारी मिलती है। यह अभिलेख लगभग 150 ईस्वी के आसपास का है। 150 ईस्वी मतलब समझ रहे ना, 1000 साल के बाद की कहानी अभिलेख मिल रहा है, उसमें हमको 1000 साल पहले की कहानी की जानकारी मिल रही है। 150 ईस्वी में है। यह संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है, संस्कृत का पहला अभिलेख। और यह अभिलेख क्या है, चंपू शैली में, मतलब गद्य और पद्य दोनों का प्रयोग है। चंपू शैली, गद्य और पद्य दोनों का एक साथ प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब देखो रुद्रदमन के बारे में अपन को ज्यादा नहीं जानना, क्योंकि जब अपन शकों का पढ़ेंगे तब रुद्रदमन डिटेल में पढ़ेंगे। हमको तो ये देखना है कि इस अभिलेख में लिखा क्या है। तो देखो इस अभिलेख में क्या है, दरअसल 3 शासकों का उल्लेख है। इस अभिलेख में पूरी लिस्ट बनी है। एक साइड में शासक लिखा है, फिर उसके राज्यपाल का नाम लिखा है, राज्यपाल का नाम लिखा है, और फिर उसके द्वारा किए गए कार्य का नाम लिखा है। तो देखो इसमें जो पहला शासक है वो उसका लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय यहां पर राज्यपाल था पुष्यगुप्त वैश्य। पुष्यगुप्त वैश्य। और इसने क्या काम करवाया, इसने यहां पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। ठीक है, दूसरे शासक का उल्लेख है अशोक। अशोक, अशोक के समय यहां का राज्यपाल था तुषाश्प।
तुषाष्प। और इसने भी क्या है, इसी झील का पुनर्निर्माण करवाया, पुनर्निर्माण कराया और नहरें निकाली, नहरें निकाली। फिर तीसरा शासक आता है रुद्रदमन। रुद्रदमन, रुद्रदमन के समय यहां का जो राज्यपाल था वो कौन था? सुविशाख था, सुविशाख। और इसने यहां पर क्या है, बांध का निर्माण कराया, बांध का निर्माण कराया। और चौथे शासक स्कंदगुप्त का भी उल्लेख है, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के समय यहां पर क्या है, राज्यपाल था पर्णदत्त और उसका लड़का था चक्रपालित, चक्रपालित। इसने भी क्या है, बांध का पुनर्निर्माण करवाया, बांध का पुनर्निर्माण। और यहां पर एक विष्णु की प्रतिमा स्थापित की, विष्णु की प्रतिमा स्थापित की, बांध का पुनर्निर्माण करवाया और विष्णु की प्रतिमा स्थापित की। दरअसल देखो ये कहानी क्या है, ये अभिलेख रुद्रदमन स्थापित करवा रहा है। रुद्रदमन में, रुद्रदमन के समय ही इसमें लिखा गया है कि भैया यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने ये बनवाया था, फिर ये बनवाया था, उसी जगह पे मैं भी निर्माण करवा रहा हूँ। फिर बाद में गुप्त शासक होगा स्कंदगुप्त, वो स्कंदगुप्त भी अपना नाम इस अभिलेख में लिखवाएगा। तो ये रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख बहुत इतिहास में फेमस अभिलेख है, सीधे क्वेश्चन भी आ सकता है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदमन का अभिलेख था, संस्कृत का पहला अभिलेख था, 150 ईस्वी के आसपास है, चंपू शैली में लिखा गया है और ये उसमें उल्लिखित है। तो देखो मौर्य काल की जानकारी के जो पुरातात्विक स्रोत में रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख प्रमुख है। इससे पता चल रहा है ना कि यहाँ पर क्या है, अशोक के समय भी पुनर्निर्माण हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय यहां से निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है। फिर हमको मिलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख मिलते हैं और दो अभिलेख मिलते हैं। एक मिलता है सोहे गोरा का ताम्रपत्र, सोहे गोरा का ताम्रपत्र, सोहे गोरा का ताम्रपत्र, यह मिला है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। और इसमें क्या मिला है, इसमें लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अकाल के समय, अकाल के समय, अकाल के समय राजकीय अन्नागार से, राजकीय अन्नागार से अनाज व अन्य वस्तुओं को बांटा, अनाज व अन्य वस्तुओं को बांटा। ठीक है ना, मतलब अनाज बांटने का क्या अकाल पड़ा था और अकाल के समय राज्य की तरफ से नागरिकों को अनाज दिया गया था, तो उसका उल्लेख है। दूसरा इसका एक और अभिलेख मिलता है महास्थान, महास्थान, महास्थान अभिलेख, और ये मिला है बांग्लादेश के बोगरा जिले में, बांग्लादेश, और बांग्लादेश का बोगरा डिस्ट्रिक्ट, बोगरा। और बोगरा जिला में भी यही है कि अकाल के समय यहां पर अनाज बांटने का उल्लेख किया गया है, अनाज बांटने का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के हमको अभिलेख मिलते हैं पुरातात्विक स्रोतों में। फिर पुरातात्विक स्रोतों में तीसरा नंबर आता है अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख।
अशोक के अभिलेख। और अशोक के अभिलेख की कहानी तो इतनी विस्तृत है कि इतिहासकारों ने अशोक के अभिलेख को पढ़कर पूरा अशोक का इतिहास लिख दिया। मतलब अब ये एक दो अभिलेख नहीं है, अभिलेख ही अभिलेख, अपने पूरे राज्य में अभिलेख का स्थापना कर डाला। मतलब अभिलेख समझ रहे हैं ना, एक पत्थर गड़वाया और उस पत्थर में कुछ कुछ लिखवा दिया। जैसे आजकल होर्डिंग टंगती है ना, कि जैसे सरकार कोई योजना चलाती है तो होर्डिंग टांगती है, तो उस समय भी राज्य कुछ करता था तो एक पत्थर को उनने गड़ाया और उस पत्थर पे लिख दिया। मतलब उस समय की होर्डिंग थी, उस समय के होर्डिंग, पोस्टर, बैनर, कुछ भी समझ लो। लेकिन वो चूंकि पत्थर के थे इसलिए आज भी खड़े हुए हैं। आज की होर्डिंग हवा आती है फट जाती है, लेकिन चूंकि पत्थर की है और वो आज भी खड़ी हुई है। तो उन पर हमको यही देखना है कि अशोक ने अपने पूरे राज्य में से बहुत सारे पत्थर गड़वाए थे। उन पत्थरों में अलग अलग आदेश लिखवाए, राजाज्ञा है कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसे जनता को रहना है, राज्य ऐसा करेगी, जो कुछ भी बताया था सबको हमको देखना पड़ेगा। और अशोक ने कहा है बहुत डिटेल में अभिलेखों की निर्माण करा। एक दो ने, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का तो हमको दो मिले कि एक सोहेगोरा में मिला और एक गोरखपुर में मिला है, दो अभिलेख मिले और उसमें भी केवल अकाल के समय अनाज बांटने की चर्चा की गई है। लेकिन अशोक ने अपने साम्राज्य में सैकड़ों की संख्या में अभिलेख स्थापित करवाए। अब अभिलेख अलग अलग थे तो अभिलेखों की आकार और प्रकृति के आधार पर उनको अलग अलग नाम दे दिया गया। जैसे अशोक के अभिलेख हमको तीन टाइप के देखने को मिलते हैं। एक मिलते हैं बृहत शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख, चार प्रकार के देखने को मिलते हैं। अशोक ने चार टाइप के अभिलेख स्थापित करवाए। एक उसने करवाया, मतलब देखो दो कैटेगरी में उसने बांट दिया था। एक थे शिलालेख, शिलालेख, और दूसरे थे गुहालेख। मतलब गुफा, पत्थर को काट के गुफा बनाया, गुफा में कुछ लिखवाया। ये जो शिलालेख है, शिलालेख तीन टाइप के दिखाई दिए उसने। वृहत शिलालेख, लघु शिलालेख और स्तंभ लेख। स्तंभ लेख भी वृहद और लघु में उसने टाइप के अलग अलग हुआ थे। ये भी क्या है, वृहद और लघु थे। बाकी फिर क्या है, गुहालेख, कि पत्थरों को काट के कुछ गुफाओं में कुछ। अब इसी को हमको देखना है, क्या है कि देखो क्वेश्चन दो टाइप से आते हैं अशोक के शिलालेख से। एक तो क्या है कि कहां से मिला है शिलालेख, किस स्थान से मिला है, तो उस स्थान का उल्लेख है कि भैया कोई मेरठ में मिला है, कोई बिहार में मिला है, कोई मध्य प्रदेश में मिला है, कहां कहां से मिले हैं, तो एक तो वो। दूसरा, शिलालेख में लिखा क्या है, कुछ तो लिखा होगा ना, इसको पढ़ा गया है, तो उस लिखे में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए हैं, किस व्यक्ति ने उसको पढ़ा था सबसे पहले, किसने खोजा था उसको, और फिर उसमें कौन से आदेश लिखे हैं, कितनी लाइनें लिखी हैं, पहली लाइन में क्या लिखा, दूसरी लाइन में क्या लिखा, तीसरी लाइन में। तो ऐसी कुछ महत्वपूर्ण यदि कोई जानकारी है तो वो भी हमको याद रखनी है। ठीक है, तो देखते हैं अशोक के अभिलेखों को। ये देखो अब सेपरेट क्वेश्चन ही बनेगा अशोक का अभिलेख, 200 शब्द का क्वेश्चन बन सकता है सीधे कि अशोक के अभिलेखों पर टिप्पणी लिखी है, अभिलेख से संबंधित और दूसरी बातें। ठीक है, तो देखो पहले अभिलेख के संदर्भ में कुछ फैक्चुअल डाटा आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो अशोक ने अभिलेख कहां से प्रभावित होकर गढ़वाए, तो अशोक ने जो अभिलेख हैं वो ईरान से प्रभावित, ईरान या आप फारस कह लो, इनसे प्रभावित होकर, इन्फ्लुएंस होकर अशोक ने अपने अभिलेखों की स्थापना करवाई। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो ये है कि अशोक अभिलेख कला कहां से सीखा या कहां से प्रभावित था, तो ईरान या फारस से लिखने की। 47 स्थानों पर 150 से ज्यादा अभिलेख हैं। 47 स्थानों पर 150 से अधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। और देखो अभिलेख का मिलना, किसी जगह पर अभिलेख का मिलना इस बात का प्रमाण है कि यह क्षेत्र उसके अंडर है। और अभिलेख गढ़ाने का एक उद्देश्य, अभी अभी अभिलेख के उद्देश्य देखेंगे अशोक के, उसका एक बड़ा उद्देश्य यही है अपने साम्राज्य को बताना कि ये क्षेत्र मेरा है। भाई होर्डिंग कहां लगेगी, जहां तक आपका क्षेत्र है ना, विदेश में तो होर्डिंग लग नहीं सकती, लगेगी तो एक दिन से दो, वहां का राजा उसको उखाड़ के फेंक देगा।
तो अशोक ने अपनी सीमा बताने के लिए भी क्या है, अभिलेख का उपयोग किया। तो जहां जहां मिले उससे प्रमाण होता है कि ये अशोक के अंडर में था। 47 स्थानों पर 150 से अधिक अभिलेख मिले हैं। फिर देखो, इतने अधिक अभिलेख मिलने के कारण एक इतिहासकार हैं डी आर भंडारकर। ये एक इतिहासकार हैं। इनका नाम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इन्होंने अभिलेखों को पढ़कर अशोक का इतिहास लिखा है। अशोक का इतिहास, अभिलेख, मतलब अब ये नहीं देख रहे हैं कि यूनानी इतिहासकार क्या कह रहे हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या कह रहा है, इंडिया, कोई मतलब नहीं। सिर्फ अभिलेख में क्या क्या लिखा है उसको पढ़कर अशोक के इतिहास को लिखा है डी आर भंडारकर ने। फिर देखो, इन अभिलेखों की भाषा के संदर्भ में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ये अभिलेख की भाषा क्या थी। ठीक है, तो देखो, जहां तक भाषा की बात है, भाषा तो थी प्राकृत। और लिपि बहुत सारी लिपियों का उपयोग किया गया है। लिपि के संदर्भ में आपको बताना है कि मुख्यतः ब्राह्मी लिपि है। मुख्यतः ब्राह्मी लिपि, मुख्यतः ब्राह्मी लिपि। लेकिन इसके अतिरिक्त खरोष्ठी लिपि का भी प्रयोग है, आरेमाइक का भी प्रयोग है। खरोष्ठी, आरेमाइक और यूनानी लिपियों का भी प्रयोग किया गया है। यूनानी लिपि, यूनानी लिपियों का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है ना। अब देखो, जो खरोष्ठी है, अरेमाइक है और यूनानी है, तो जो खरोष्ठी लिपि में अभिलेख मिले हैं वो मिले हैं शहबाजगढ़ी और मानसहरा में। शहबाजगढ़ी और मानसहरा पाकिस्तान में है दोनों, उन दोनों की लिपि अलग अलग है। अरेमाइक लिपि का उपयोग किया गया है लमघना, लमघना और जलालाबाद, पाकिस्तान में है दोनों, जलालाबाद। ठीक है, अफगानिस्तान में भी इसी लिपि के अभिलेख मिले हैं, अफगानिस्तान। ठीक है, फिर कंधार, पाकिस्तान के कंधार में एक अभिलेख मिला है, कंधार, वो अफगानिस्तान के कंधार में। और ये द्विभाषी अभिलेख, मतलब दो भाषाओं का प्रयोग किया है, द्विभाषीय अभिलेख है। द्विभाषीय अभिलेख मतलब दो लिपियों का प्रयोग किया गया है, अरेमाइक और यूनानी, अरेमाइक और यूनानी, दो लिपियों का एक साथ प्रयोग किया गया है। ठीक है, फिर इस अभिलेख में एक चीज और है कि इन अभिलेखों में एक अभिलेख मिला है ब्रह्मगिरी, भी पढ़ेंगे, ब्रह्मगिरी अभिलेख, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से। ब्रह्मगिरी में क्या है, दो चीजों की है। एक मिला है इंसिला नगर की चर्चा की गई है, इंसिला नगर की चर्चा की गई है। और दूसरा मिला है चपण के हस्ताक्षर हैं, चपण के हस्ताक्षर, चपण के हस्ताक्षर हैं। ये चपण कौन है? अशोक के अभिलेखों को लिखने का श्रेय इसी को है। अशोक के, मतलब अशोक ने तो आदेश दिया था, जाके पूरी व्यवस्था लिखवाया कौन? अभिलेखों में नीचे है दस्तखत करे हैं, तो चपण के हस्ताक्षर मिले हैं ब्रह्मगिरी अभिलेख में, जिससे जानकारी मिली है कि अशोक के अभिलेखों को लिखने का श्रेय किसको है? चपण नामक व्यक्ति को है। ठीक है, हाँ, फिर इसमें एक नाम और याद रखना, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप,
इसने 1837 में इन अभिलेखों को पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप इन अभिलेखों को पढ़ाने वाला पहला व्यक्ति है। ठीक है, तो ये इन अभिलेखों के संदर्भ में थोड़ी सी ये क्या है, कहानी है कि अभिलेख के संदर्भ में कुछ फैक्चुअल डाटा है कि इस अभिलेख में, कौन से अभिलेख में भाषा का उपयोग, लिपि का उपयोग। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं अशोक के अभिलेख। ठीक है ना, कहां कहां मिले हैं और किस अभिलेख में क्या जानकारी मिली है। देखो अभी देखा, अशोक के लेखों को हमने दो कैटेगरी में बांट दिया है। एक को बोल दिया है शिलालेख और एक को बोल दिया है गुहालेख। दो हिस्से कर दिए ना, शिलालेख और गुहालेख। ठीक है, शिलालेख में भी हम क्या है, शिलालेख सबसे पहले देखते हैं। शिलालेख, शिलालेख भी दो टाइप के दिखाई देते हैं हमको। एक को हमने कहा वृहद शिलालेख, बड़े शिलालेख, वृहद शिलालेख, और दूसरे को कहा लघु शिलालेख, लघु शिलालेख, लघु शिलालेख। ठीक है ना, तो शिलालेख मतलब समझ रहे ना, शिला मतलब पत्थर और पत्थर पे लिखा लेख, तो वही होगा शिलालेख। तो बड़ा पत्थर और छोटा पत्थर। अब आपको ये देखना बड़ा पत्थर कहां कहां से प्राप्त हुआ है। तो एक मिला है मानसहरा, मानसहरा, और ये कहां है, ये हजारा जिला पाकिस्तान, हजारा जिला पाकिस्तान। दूसरा है शहबाजगढ़ी, शहबाजगढ़ी, ये भी क्या है, पेशावर पाकिस्तान, पेशावर पाकिस्तान। तीसरा अभिलेख है गिरनार, गिरनार, जूनागढ़ उत्तर प्रदेश। चौथा अभिलेख है सोपारा, थाने महाराष्ट्र। गिरनार जूनागढ़ गुजरात। जूनागढ़ गुजरात। पांचवा एरागुडी, एरागुडी आंध्र प्रदेश। कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट, देखो जिले सहित याद रखने हैं क्योंकि उन्होंने सीधे ऑप्शन में राज्य नहीं दिया है, जिले के आधार पे पूछा है। कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश, एरागुडी। छठवा जौगढ़, जौगढ़, जौगढ़ की प्राप्ति कहां से हुई है, गंजाम जिला उड़ीसा, गंजाम उड़ीसा। फिर है सातवां धौली, धौली शिलालेख, और धौली शिलालेख की प्राप्ति हुई है पुरी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा, पुरी उड़ीसा से। और एक और मिला है कालसी, आठवां देहरादून, कालसी कहां से, देहरादून से, उत्तराखंड, उत्तराखंड। ठीक है, तो देखो ये 8 स्थानों से शिलालेखों की प्राप्ति हुई है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अब आपको देखना है लघु शिलालेख कहां से मिला। छोटा पत्थर, ये तो बड़ा पत्थर इन 7 जगहों से प्राप्त, 8 जगहों से प्राप्त हुआ है। अब देखना है कि लघु छोटा पत्थर कहां कहां से प्राप्त हुआ है। तो छोटे पत्थरों की जहां तक कहानी है, शरेकुना और लमघना, शरेकुना, शरेकुना मतलब कांधार में मिला है, अफगानिस्तान। दूसरा लमघना या जलालाबाद, जलालाबाद, ये दोनों अफगानिस्तान से मिले हैं। तीसरा मिला है अहरोरा, उत्तर प्रदेश,
उत्तर प्रदेश। चौथा है सासाराम, सासाराम बिहार। फिर पांचवा है भब्रू, भब्रू या इसी को बैराट कहते हैं, यह है राजस्थान से, राजस्थान। छठवा है रूपनाथ, रूपनाथ गुर्जरा, रूपनाथ गुर्जरा। सारो मारो, सारो मारो। और पनगुराड़िया, पनगुराड़िया, ये मिले हैं मध्य प्रदेश से। ठीक है। फिर सातवां एरागुड़ी और राजमंडल गिरी, एरागुड़ी और राजमंडल गिरी, ये कहां से मिले हैं? आंध्र प्रदेश। ये एरागुड़ी में शिलालेख भी मिला है, बृहद शिलालेख भी मिला है और लघु शिलालेख भी मिला है। फिर आठवां है, बहुत सारे मिले हैं, कहां से? कर्नाटक से। सन्नाती, सिद्धपुरी, सन्नाती, सिद्धपुर, जटिंग रमेश्वर, जटिंग रमेश्वर। सन्नाती, सिद्धपुर, जटिंग रमेश्वर। गोबीमठ, मास्की, नेतूर, मास्की, नेतूर, उदय गोलन, उदय गोलन, उदय गोलन। ये सब मिले हैं कर्नाटक से, सारे के सारे इतने कर्नाटक से। ठीक है ना। तो देखो इतने बृहत शिलालेख और इतने लघु शिलालेख मिले, ये बृहत की जानकारी है और ये लघु की लघु शिलालेखों की जानकारी है। ठीक है ना। अब देखो इसमें एक चीज ये है कि इन शिलालेखों में लिखा क्या क्या है। देखो एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सा शिलालेख कहां से मिला है, दूसरा इन शिलालेखों में लिखा क्या है, कि किस शिलालेख में अशोक को अशोक कहा गया है, किस शिलालेख में अशोक का नाम देवा नाम प्रिय मिला है, फिर कौन से शिलालेख में, मतलब कुछ यदि शिलालेख में महत्वपूर्ण बातें हैं उसको हमको देखना है। ठीक है ना। तो इसको आगे अपन अब कल देखेंगे कि इसमें क्या क्या लिखा है, और इसमें स्तंभ लेख और गुहा लेखों की भी जानकारी देखेंगे, उसको कल ही देखेंगे।